सो हेलो गाइस और वेलकम बैक। आज हम लोग अपना 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो कि हमारा होता है सॉल्यूशंस। तो देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले और केमिस्ट्री में तुम्हें मैं कुछ बातें बता दूं कि तुम्हें मैं केमिस्ट्री किस तरह पढ़ाऊँगा। देखो प्रूफ्स और डेरिवेशन तो मैं चलो तुमको करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं जो बातें डिक्टेट करूंगा, कुछ बातें मैं डिक्टेट करूंगा, उन्हें मैं पूरा प्रॉपर नहीं लिखूंगा, नहीं तो मुझे फिर एक तरह से मैं भी नोट्स बना ले जाऊंगा। तो कुछ बातें मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगा, वो तुम्हें एज इट इज़ उतारनी रहेंगी। मैं बोलूँगा और जैसे कभी मैं ना बोलूँ तो अगर मैं कुछ तुम्हें ऐसा लगे कि डिक्टेट टाइप का कर रहा हूँ तो मुझे लिख लेना अपनी नोट्स में, जिससे तुम्हें फ़ायदा मिले। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग हेडिंग बनाओ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, फिर मैं एक डेफिनेशन लिखाता हूँ सोल्यूशन की। तो देखो, सोल्यूशन का मतलब होता है, इसको नोट कर लो पहले डेफिनेशन, होमोजेनस मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। अब एक होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, बात समझो मेरी। जैसे होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास ए है और एक तुम्हारे पास बी है, और तुमने ए और बी को मिलाया और तुमने कोई एक सोल्यूशन बनाया। ठीक, सोल्यूशन बनाया तुमने। तो यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे में थोड़ा कैसे मैं समझाऊँ तुम्हें। होमोजेनस मिक्सचर का सोल्यूशन वो ऐसा होना चाहिए जैसे तेल और पानी जो है वो एक मिक्सचर है, सोल्यूशन नहीं होता है ना। एक जैसा का दोनों का स्टेट एक जैसा हो जाए, आखिरी में एंड जो स्टेट हो तुम्हारा एक जैसा हो जाए, उसको तुम होमोजेनस मिक्सचर कहते हो। जैसे चीनी और पानी का स्टेट नहीं है एक जैसा, लेकिन घुलने के बाद दोनों का स्टेट एक ही हो जाता है। इस तरह तुम समझ सकते हो कि एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, तुम्हारे पास सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। एक तुम्हारे पास सॉल्यूट होगा, एक तुम्हारे पास सॉल्वेंट होगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये तुम्हें समझना होगा। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मैं डिफरेंस लिखाता हूँ, तुम उसे नोट करो। देखो, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी and has the same physical state as of the final solution। ये डेफिनेशन थी सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट तुम्हारा वो चीज़ होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो और आखिरी में जैसा सोल्यूशन का स्टेट हो वैसा ही उसका भी स्टेट हो आखिरी में, तो उसे हम कहते हैं तुम्हारा सॉल्यूट। जैसे शुगर और पानी तुम मिलाते हो तो एक सोल्यूशन बनता है, लेकिन जैसे तुम ज़्यादा शुगर में ज़्यादा पानी मिलाओ, थोड़ा पानी मिलाओगे, तो यहाँ तुम्हारा सॉल्वेंट जो होगा वो शुगर होगा। लेकिन अगर पानी में ज़्यादा लोगे और शुगर कम लोगे तो यहाँ तुम्हारा ज़्यादा पानी सॉल्वेंट तुम्हारा यहाँ वाटर होगा। अब कुछ बातें समझो कि तुम्हारा जो एक चीज़ होता है, अगर हम सब सोल्यूशन अच्छा मान रहे हैं कि सोल्यूशन कोई इम्प्योरिटी नहीं, तो W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू W सॉल्यूशन होता है। ये बात तुमको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट इज W सॉल्यूशन। और यहाँ से तुम ये भी लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन, ये सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के बराबर होता है। कुछ बातें, कुछ फॉर्मूले रिलेटेड सोल्यूशन जैसे मैं जिन पे स्टार बना रहा हूँ उन्हें तुम नोट करते जाना। अब जैसे एक फार्मूला होता है हमारे पास मोलैलिटी का, मोलैलिटी और मोलैरिटी को मिक्स करने का फार्मूला, मोलैलिटी। अभी मैं आगे इस टर्म को बताऊंगा। मोलैलिटी तुमने 11 में पढ़ा हो तो याद होगा। ये होती है तुम्हारी मोलैरिटी माइनस डेंसिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलैरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिख लो कि ये तुम्हारी ग्राम पर ml में होगी, ये तुम्हारा ग्राम, ये तुम्हारा जो होगा ये ग्राम में होगा, और मोलैरिटी तुमको दी रहेगी ग्राम ही के टर्म में। ठीक है, तभी ये फार्मूला तुम लगाना। और एक और होता है मोलैलिटी का ही, उसको तुमको मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन से कैसे लिंक करा जाता है, ये तुम साई मान सकते हो, साई अपॉन 1 - x इंटू MW। ठीक, ये तुम्हारा होता है
और ये दोनों चीज़ें जो मोलर मास है सॉल्यूट का होता है, तो ये सब ध्यान रखना कैसे मिक्स होता है। ये 2 फार्मूले याद रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। अब हमारा जो चैप्टर है जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ना, हम देखो सोल्यूशन कई चीज़ों के पढ़ोगे। सरफेस केमिस्ट्री अगर तुमने पढ़ी हो तुम्हें याद होगा कि गैस, सॉलिड और लिक्विड और तमाम तरह के सोल्यूशन बनते हैं कोलाइडल्स में, लेकिन हम यहाँ से पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन को। लिक्विड सोल्यूशन कैसे बनता है, देखो लिक्विड सोल्यूशन का मतलब होता है, लिख लो, सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड है और सॉल्यूट जो है तुम्हारा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें अगर कहीं बोला जाए एक्वस सोल्यूशन तो मतलब वहाँ सॉल्वेंट जो है वाटर है, ये तुम्हें ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। अब मतलब ये तुम समझो। अब क्या, अब मतलब तुम्हें जो नेक्स्ट हेडिंग में लिखवाने जा रहा हूँ वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर समझो क्या होता है। देखो जैसे मान लो कहीं तुमने कोई लिक्विड लिया, कहीं तुमने घर में अपने ये एक तसला लिया, इसको ऊपर से पूरा बंद कर दिया, इसके ऊपर लिड लगा दी, और यहाँ पे तुमने पानी लिया, ठीक है। पानी लिया तुमने, ये ऐसे 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 तुमने पानी लिया। अब 2 एक्सपेरिमेंट करो अपने घर में, एक ऐसे ग्लास लो जिसमें लिड लगी और एक ऐसा ग्लास लो। कुछ दिन बाद देखोगे आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर डेज ये तुम्हें कुछ इसके लेवल में घटावट दिखेगी, इतना हो जाएगा, ये इस तरह तुम्हें लगने लगेगा। अब ये क्यों हुआ, इसको ऐसे समझो कि जो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर के होते हैं ना, देखो अब मैं इसको एक जूम करता हूँ 15x। अब जरा तुम समझो एक चीज़, ये जो पानी होगा एक मेम्ब्रेन की तरह इसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे जुड़े होंगे, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर इधर वाला मॉलिक्यूल होगा, इधर वाला मॉलिक्यूल होगा, इधर वाला होगा, इधर वाला होगा, बल्क में ये मॉलिक्यूल पड़ा होगा। तो इस मॉलिक्यूल पे इधर फोर्स लग रही होगी, इस मॉलिक्यूल पे इधर फोर्स लग रही होगी, इधर लग रही होगी, इधर लग रही होगी। ये बीच वाले मॉलिक्यूल पे, ये 4 डायरेक्शन में से इस वाले पे फोर्स लग रही होगी। तो इस पे नेट फोर्स जो है एफ नेट जो है वो 0 है। लेकिन जो यहाँ वाला सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसको भी 10x जूम करो, इसमें इधर 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 लगी, लेकिन ऊपर साइड नहीं बैलेंस हुई फोर्स, तो इसकी एनर्जी समवॉट कुछ ज़्यादा होगी बाकी मॉलिक्यूल से। तो ये चाहेगा कि मैं एस्केप कर जाऊँ यहाँ से, मैं उठ के भागूँ यहाँ से। तो ये भागा 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 भागा, कुछ मूवमेंट किया और ये इससे टकरा गया, और टकरा के फिर कुछ देर में भागा 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 जुड़ गया ज़मीन पे। तो यहाँ तुम्हारा जो लेवल था वो नहीं बदल रहा था, पर यहाँ पे हर टाइम कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब मतलब सैचुरेशन आ जाएगा, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से भागे और यहाँ पूरी जगह ऑक्यूपाई कर ली, यहाँ हवा में, है ना, इस तरह हवा में पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लिया। अब हवा में भी पानी बहुत सारा, मतलब हवा जितना पानी होल्ड कर सकती थी उतना हवा ने होल्ड किया। अब जो होल्ड नहीं कर सकती, भाई हवा की भी कुछ कैपेसिटी है, वो जितना होल्ड कर पाएगी करेगी, नहीं तो बाकी फिर जो पानी होगा उसको डिस्चार्ज कर देगी फिर से कंटेनर में। तो अब ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है कि एक ऊपर जा रहा तो एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा तो एक नीचे आ रहा। तो जो उस सिचुएशन में हमारा, जिसको सैचुरेशन सिचुएशन कहते हैं, उस सिचुएशन में हमारा जो यहाँ पे एक प्रेशर बन जाता है। भाई ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स ऊपर इकट्ठा हुए हैं, ये वॉल्स पे, लिड पे, कंटेनर पे, सब पे एक प्रेशर लगाएंगे, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब उसे मेजर कैसे किया जाता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम ऐसे ऐसे करके एक मैनोमीटर लगा दो, अब मैनोमीटर में यहाँ तक मरकरी बड़ा होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आएंगे और इस पर मरकरी को इधर धक्का देंगे तो मरकरी कुछ h हाइट ऊपर चढ़ जाएगा, और यहाँ ऊपर प्रेशर P0 रहेगा ही, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे समझ लेना कि तुम इतना प्रेशर है ज़्यादा, इतना प्रेशर है मतलब उसका, तुम्हारे उसका, ये मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इतना तुम्हें मतलब समझ आ गया होगा। बस अब यहाँ एक चीज़ समझा जरूर मान लिया जाता है कि तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे सैचुरेशन पॉइंट पे, अगर वो किसी वॉल पे टकरा रहे हैं तो वो सारी एनर्जी अपनी लूज़ कर देंगे और वो सीधा ज़मीन पे गिर जाएंगे। कुछ पार्शियल और सेमी पार्शियल एनर्जी लॉस का मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं माना जाता है, एकदम आइडियल गैस की तरह ही यहाँ पे भी यही सब मतलब कंसीडरेशंस मानी जाती हैं, तभी हम ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर डिस्कस करें तो इसके आगे अगली चीज़ जो होती है, तो गाइस देखो अब अगला पॉइंट नोट कर लो। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो फेनोमिना हो रहा है ना, इसको फेनोमिना को कहते हैं इवोपोरेशन। अब इवेपोरेशन के बारे में कुछ बातें जान लो। जैसे इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फेनोमिना है, सरफेस पे जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे
भाई पानी जैसे तुम्हारे पास 10 लीटर है और कहीं तुम्हारे पास 10 ml पानी है, लेकिन अगर 10 ml पानी को तुम पूरे कमरे में बिखेर दो और 10 लीटर पानी को तुम एक छोटी सी नली में रखो, तो तुम्हारा जो 10 लीटर पानी होगा इवेपोरेशन, तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारा ज़्यादा जो होगा वो तुम्हारा जब तुम कमरे में पूरे पानी फैला दोगे तब होगा, तब तुम्हारा इवेपोरेशन जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर जैसे तुमने ये देखा भी होगा रियल लाइफ में, तुम्हारे पास जो चाय होती है, जब तक तुम कप में रखते हो चाय को, चाय उतनी तेज ठंडी नहीं होती है, लेकिन जब तुम चाय को मतलब केतली वेतली में रखते हो तब तुम्हारी चाय बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो ये यही दिखाता है कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि और देखो ये तो ये हो गया। और जो चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए वो है कि इवोपरेशन जो होता है, इवोपरेशन से कूलिंग होती है। इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन कूलिंग इसलिए कॉज करता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। मतलब जो चेंज इन एनर्जी होता है वो कहाँ से आता है, वो तुम्हारी उन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी से आता है। तो इंटरनल एनर्जी तुमने पढ़ा होगा, जब घट रही है तो मॉलिक्यूल्स का तो शेप साइज बदल नहीं रहा है, इसलिए तो उसको सारा जो जा रहा है वो तुम्हारा टेम्परेचर को घटा रहा है, इसलिए समझे। तो इसीलिए अब कुछ लोग बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ क्यों जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जैसे मानो तुम एक रूम में 10 लोग हो और 10 को मैं आराम से लाइन निकालना हूँ, अब मैं रूम में सांप छोड़ दूँ तो तुम 10 लोग आराम से नहीं निकल सकते उस रूम से, तुम 10 लोग हड़बड़ाओगे। या फिर उस रूम में मैं इतनी गर्मी कर दूं कि तुम लोग भागने के पीछे भागो, तुम लोग भागने लगोगे ना, फिर तुम लोग कहोगे अब यहाँ रुकना नहीं, जल्दी भागो। तो उसी तरह टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स का बीच की एनर्जी भी बढ़ गई। और यूनिवर्स में हर चीज़ अपनी एनर्जी एकदम लो रखना चाहता है, कोई भी चीज़ अपनी एनर्जी एकदम एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता है, कोई भी चीज़ मतलब नेचुरल चीज़ होगी तो, समझे। अब जैसे हम ही लोग हैं तो हाँ ह्यूमंस में ही तुम एग्जाम्पल ले सकते हो कि हम लोग ही अपनी एनर्जी लो एनर्जी में हरदम रहना चाहते हैं। जैसे कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो सोफे में लेट के पढ़ाई करना चाहते हैं, कभी कोई स्ट्रेट टेबल पे बैठ के थोड़ी पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए। तो अब कुछ चीज़ें समझो जो मैंने तुमको लिखाई, इन पॉइंट्स को नोट कर लो कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमिना, पहला पॉइंट। दूसरा, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब तुम्हें कुछ और बातें समझनी होगी। जब इनिशियली इवेपोरेशन स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आर इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन आर कंडेंसेशन, आर इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन आर कंडेंसेशन। पर जैसे 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 टाइम बढ़ता है और इक्विलिब्रियम अचीव होता है, आर इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू आर कंडेंसेशन। ये कंडीशन होती है तुम्हारी किसकी, इक्विलिब्रियम की। अब एक बार कभी IIT ने सवाल पूछा था, उसने कुछ टाइम की रिलेटेड इक्वेशन दे दी थी इवेपोरेशन की, और उसने पूछ लिया था कि मतलब इस टाइम पे मतलब उसने कंडेंसेशन को कुछ टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया था। तो उसने पूछा था कि अगर आर इवेपोरेशन आर कंडेंसेशन से ज़्यादा है तो ये बताओ कि मैक्सिमम टाइम इस टेम्परेचर पे, कुछ ऐसे उसने बना के दे दिया था। तो उसमें तुमको डिफरेंशिएशन वहाँ पे याद करना, तो ये दो कंडीशन अगर तुम्हें याद है तो वो सवाल कर लेते इस तरह। अब कुछ बातें और सुनो जिसको तुम्हें नोट करना चाहिए। जैसे पहला मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको नोट करो। द अमाउंट ऑफ वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विल बी कांस्टेंट and the pressure applied by the vapor of a liquid over its surface at equilibrium is called vapor pressure. The amount of vapor over the surface of a liquid at this condition will be constant and the pressure applied by the vapor of a liquid over its surface at equilibrium is called its vapor pressure। समझे, ये आई होप मतलब क्लियर होगा। अब कुछ बातें वेपर प्रेशर से रिलेटेड लिख लो। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना, समझे। वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमिना नहीं है कि देखो वेपर प्रेशर जानते हो क्या, डेंसिटी की तरह है। वेपर प्रेशर जब भी दिमाग में है उसको डेंसिटी की तरह ट्रीट करना। जैसे
1 किलो चाहे स्टील ले आओ, चाहे 10 ग्राम स्टील ले आओ, चाहे 10 नैनोग्राम स्टील ले आओ, स्टील की डेंसिटी कभी नहीं बदलेगी ना, वही रहेगी हरदम। जैसे 100 है तो हर चीज़ में 100 ही रहेगी। उसी तरह किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर चाहे 1 किलो लिक्विड, चाहे 2 किलो लिक्विड, चाहे 20 किलो लिक्विड, लेकिन वेपर प्रेशर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझे? और यही अगला तुम्हारा पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब वेपर प्रेशर तुम्हारा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल पे भी नहीं डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। वो मतलब केवल जानते हो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा लिक्विड कैसा है। तो यही तुम्हारा तीसरा पॉइंट है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। समझे? पहला पॉइंट ये लिख लो कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, और दूसरा पॉइंट वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा। अब इसका रीजन सुनो। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे कोई चीज़ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें होती है उसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप ही में बहुत अच्छे से बंध जाते हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं बंध पाते उतनी अच्छे से, तो इसलिए उनके आपस का बीच का इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होता। जैसे तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, तुम अपने 10 लोगों घर से अच्छी बॉन्डिंग बना लो अपने घर में, तो तुम अपने पड़ोसियों से उतना थोड़ी घुलोगे मिलोगे। भाई तुम घर में 10 लोग हो, तुम खुद ही इतना अच्छा बॉन्डिंग बनाओ, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने पड़ोसियों से। तो यहाँ पे तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के उतने अच्छे रिश्ते नहीं होंगे। ये फर्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे तुम इंट्रा मॉलिक्यूलर को डिस्कस करोगे। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में 2 ही लोग हो तुम, और तुम्हारी दोनों नहीं पट रही है, तुम लोग बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो तुम अपने पड़ोसियों से बात करोगे, अपने रिश्तेदारों से, तो तुम्हारी बहुत अच्छी पटरी खाएगी अपनी पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों से। तो वही इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं, मतलब वो आपस में तो नहीं उतने अच्छे हैं, लेकिन वो अपने आजू बाजू वालों से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, और वो अपने आजू बाजू वालों से उनको बहुत जोड़ मिलाव है। तो जब आजू बाजू वालों से बहुत जोड़ मिलाव होगा तो तुम्हारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, तो इसका मतलब तुम लिक्विड के सरफेस को जल्दी छोड़ के नहीं जाओगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर उतना नहीं बढ़ेगा। और अगर तुम्हारे मतलब आपस के रिश्ते उतने अच्छे हैं और बगल बगल से रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, तो तुम लिक्विड को छोड़ के निकल जाओगे, और लिक्विड को छोड़ के जब निकल जाओगे तो तुम वेपर प्रेशर बढ़ा दोगे उसका, अपना वेपर प्रेशर को, मतलब कम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो यही होती है मतलब तुम्हारी दोनों के बीच की इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर उसके। अब यहाँ तक हम लोग जब डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हमारे पास जो अगली सिचुएशन आती है, अब एक प्रूफ होता है इसमें जिसको हम लोग क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन कहते हैं। अब क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशंस तुम्हें मतलब एज सच उतना तो क्वेश्चन नहीं मिलता, और इसका प्रूफ भी तुम्हें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मतलब चाहते हो तो कमेंट कर देना, अगर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, कहीं पूछा उछा नहीं जाता और तुम्हारा टेंशन अलग बढ़ेगा। क्लॉसियस-क्लैपेरियन ये वो दुनियादारी। इक्वेशन बता देता हूँ, वो तुम इक्वेशन इसको याद रखना, इक्वेशन से ही सवाल आता है। तुम फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करो, इस पे इसके डेरिवेशन पे मत उतना फोकस करो, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है और कई चीज़ें। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो थर्मोडायनेमिक्स से जिनको डर लगता होगा, तो फिर अभी थर्मोडायनेमिक्स उल्टी सीधी आ जाएगी, और जहाँ कोई ख़राब चीज़ आ गई तहाँ वो तुम्हारा इस चैप्टर से भी मन उचट जाएगा कि अरे ये भी बेकार ही चैप्टर, छोड़ो इसको भी। देखो क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर को रिलेट करती है। वो ये कहती है log P2/P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। अब इससे डरना नहीं है कि कोई इक्वेशन कैसे इतनी बड़ी याद होगी, इसका मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। देखो कैसे याद करना, इसको तुम लिख लो, इस 2.303 को इधर करो, log P2/P1 डेल्टा एच 1/T1 माइनस 1/T2, इतना लिखा है तुम्हारे पास। अब तुम्हें दो प्रेशर, अब देखो यहाँ से मैं एक इक्वेशन निकालूंगा, वो तुम्हें याद रखनी होगी। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, ln P2/P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन T1 माइनस डेल्टा एच अपॉन T2। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो। अब तुम एक काम करो, ln P2 माइनस ln P1, इस तरह तुम इसको लिख सकते हो, और डेल्टा एच अपॉन T1 माइनस डेल्टा एच अपॉन T2, इस तरह तुम इसको बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। इसमें भी कोई तुम्हारी दिक्कत नहीं तुम्हें आनी चाहिए, मेरे हिसाब से इतनी तुम्हें यहाँ तक अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तुम यहाँ पे एक बात सोचो,
या तो तुम इस तरह से याद कर लो कि ln के अंदर भाई, यहाँ तक अगर तुम्हें ये याद आ गया तो ये कन्वर्जन तुम आराम से कर लोगे कि ln को log में कन्वर्ट करना तुम्हें आता है और बाकी। या फिर मैं तुम्हें एक और मतलब सही बताता हूँ जिससे तुम्हें और इजी मिलेगा। देखो तुमने कभी ये पढ़ा है, अरे कैसे मैं बताऊँ तुम्हें, तुम इसी इक्वेशन को देखो, ln P2/P1 तुम्हें दिया गया है। अगर तुम्हें ln P2/P1 दिया गया है तो यहाँ तुम्हें डेल्टा एच अपॉन T1 माइनस डेल्टा एच अपॉन T2 दिया हुआ है। अब तुम e की पावर ले लो दोनों तरफ, तो e की पावर डेल्टा एच 1/T1 माइनस 1/T2 इज इक्वल्स टू P2/P1। तो यहाँ से मैं प्रेशर का इसके फॉर्म में, e के फॉर्म में एक इक्वेशन दिखा देता हूँ तुमको। तो P2/P1 तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, E डेल्टा एच अपॉन T1 माइनस डेल्टा एच अपॉन T2। तो P2/P1 इज इक्वल्स टू E की पावर डेल्टा एच अपॉन T1 अपॉन E की पावर डेल्टा एच अपॉन T2। ऐसे हुआ, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। तो P2/P1 इज इक्वल्स टू E की पावर डेल्टा एच माइनस टाइम डेल्टा एच अपॉन T2 अपॉन E की पावर माइनस टाइम्स डेल्टा एच अपॉन T1। तो यहाँ से ये तुम कह सकते हो प्रेशर इज समवॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन T, और T जो है उस टाइम का टेम्परेचर है। अब अगर तुम्हें इतनी इक्वेशन बस याद रह जाए, देखो इतनी बड़ी इक्वेशन इतने से हो गए, तो तुम 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर लोगे। तो तुम इसको लर्न करो और ये सब तुम अपने आप बना लोगे। मैं हरदम यही याद करता हूँ और यही तुम एक बार पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इज इक्वल्स टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, और यही एक्टिवेशन एनर्जी ही प्रेशर और के इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा एच बन जाती है, समझे। बाकी इसमें और कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस खाली यहाँ डेल्टा एच है और यहाँ आर है उसमें हुआ, तो तुम ये याद रखो प्रेशर के केस में ये होता है, समझे। तो यहाँ तक आई होप मतलब तुम्हें कुछ बातें समझ। अब मैं कुछ और नोट्स लिखाता हूँ तो तुम्हें याद रखने चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे किसी चीज़ का डिफाइन करते हैं, तो लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो तुम्हारा तब अचीव होता है जब दैट पॉइंट व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड। और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। अभी तुम आगे जो चैप्टर में बढ़ोगे तुम देखोगे कि सवाल बनेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आया, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, समझे। तो कर्व्स तुमको काफ़ी सीखने होंगे, तो ये तुम पढ़ोगे। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ चीज़ होती है, मतलब उस चीज़ की प्रॉपर्टी। जैसे लकड़ी का मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा और बॉइलिंग पॉइंट इज अनदर थिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग ही चीज़, मतलब तुम एक्सटर्नल चीज़ से उसको उबाल रहे हो। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर पे वो पिघल जाए। पिघलना और खौलना अलग बात होती है। जैसे कुछ चीज़ें तुम्हारी होती हैं जिनका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मतलब कैसे मैं बताऊँ, एल्युमिनियम या फिर कोई एक चीज़ होती है, एल्युमिनियम वगैरह मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इस तरह से। तो उसमें फिर क्रायोलाइट वाइट मिलाया जाता है तो फिर वो थोड़ा कम हो जाता है वहाँ से, समझे। अब कुछ और चीज़ें समझो, जैसे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, उसमें तुम्हारा P एक्सटर्नल जो होगा वो तुम्हारा 1 बार होता है, और ये तुम्हारा वेपर प्रेशर के बराबर होता है। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब बोला जाए तो P एक्सटर्नल क्या मानोगे, स्टैंडर्ड में 1 बार और नॉर्मल में 1 ATM, समझे। इतनी चीज़ मतलब तुम्हें समझ आनी चाहिए अभी तक। और अगर देखो तुमको मैंने ट्रिक बता दी कैसे तुम्हें क्लॉसियस क्रेपियन इक्वेशन याद रखनी है, बाकी तुम और मत पढ़ना प्रूफ के चक्कर में, तुम देख के डर जाओगे, फालतू में चैप्टर से अपना वो हटा दोगे अपना मन कि अरे यार, और वो कहीं पूछा नहीं जाएगा तुमसे अंड बंद, उसमें अप्रॉक्सीमेशन वेशन तुम्हें समझ आएगा नहीं। और जिन्हें देखना भाई देख लो, मैं मना बिल्कुल नहीं करता हूँ यार। थोड़े मतलब क्यूरियस लोग होंगे तो उन्हें मतलब मन ही करेगा कि नहीं यार देखेंगे ही ज़रूर, क्यों बिना देखे रह जाएं। तो हम लोग मतलब काफ़ी कुछ हम लोगों ने अपने मतलब चैप्टर में कर लिया। अभी यहाँ पे हम लोग एक राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे, राउल्ट्स लॉ के बाद हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। फिर मतलब राउल्ट्स लॉ के बाद आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे जो आपको करने होंगे अटेम्प्ट।
और मैं राउल्ट्स लॉ के बाद कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे अच्छे सवाल करवाऊँ, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के बाद काफ़ी अच्छे सवाल बनेंगे हमारे। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं कि क्या होगा। अब देखो, अब कुछ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ी पीएचडी करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, और चीज़ें पे क्या होगा। देखो, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हमारा दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक हमारे टेम्परेचर पे, एक हमारे एक्सटर्नल प्रेशर पे। अब बात ऐसे समझो कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइल टेम्परेचर से तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट को कि जैसे मान लो एक बीकर है। सबसे पहले तुम अपना मतलब एक बीकर मान लो, ये मेरे पास एक बीकर रखा है। अब बीकर में टेम्परेचर देखो, पहले टेम्परेचर को तो बहुत आसानी से तुम कंट्रोल कर सकते हो, या तो तुम आइस बात रख दोगे, इसमें आइस डाल दोगे, या तो इसके नीचे फ्लेम जला दोगे। तो टेम्परेचर को तो पहले टेम्परेचर सुन लो। देखो कैसे लिंक करना है, कुछ नहीं याद करना, सब चीज़ पेपर में आराम से हो जाएगा। बात ऐसे समझो कि एक बीकर है तुम्हारे पास। अब बीकर में कोई चीज़ तुमने डाल दी है, तुमने एक लिक्विड, तुमने पानी को मानो कोई एक बढ़िया सा ऑरेंज कलर का लिक्विड तुमने डाल दिया, दिख रहा है अच्छा मस्त एकदम। बॉइलिंग पॉइंट फॉर सेक हम लोग मान लेते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था। बॉयल होने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जब तुम्हारा टेम्परेचर आ रहा था, तो अगर बाहर से प्रेशर तुम्हारा 1 atm था, तो तुम्हारा जो वेपर प्रेशर था वो 1 atm हो जा रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब मैं एक बार फिर बताता हूँ, मतलब तुम्हारे जितने मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ रहे थे, वो मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, उसकी वैल्यू तुम्हारी 1 atm थी, और वो जाके 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारी मतलब बाहर के प्रेशर के बराबर हुई, जो कि 1 atm था। अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो पीछे जिसने ध्यान से सुना होगा वो ये जानता होगा कि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स छोड़ने लगे। अब मेरी बात मानो, जैसे मानो टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया जोर से, मैंने टेम्परेचर कर दिया इकट्ठा 200, तो अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा, धीमे आएगा, कि उतने ही टेम्परेचर पे आएगा। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, इस बात को समझो, मॉलिक्यूल ज़्यादा छोड़ने लगे, तेज 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 तेज, फट 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 बड़ी जल्दी सब निकल रहे हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे अटेन होना था, वो तुम्हारा पहले ही अटेन हो जाएगा, और 93-94 पे ही अटेन हो जाए। ये तुमने रियल लाइफ में देखा ही होगा, गर्मियों में चाय तुम्हारी जल्दी खौलने लगती है, और ठंडियों में तुम्हें बहुत टाइम लगता है। ठंडी चीज़ को खौलाओगे तो ज़्यादा देर लगेगी, वहीं गर्म दूध को खौलाओगे तो कब फट से खौल जाए, समझे, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ तेज़ खौलने लगते हैं। अब बात समझो जो प्रेशर वाली समझनी। अब तुमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और ये मान लो एक मेरे पास पिस्टन था एकदम बढ़िया चमचमाता, डायाथर्मिक पिस्टन है, जिससे ना कोई एनर्जी बाहर, एडियाबैटिक पिस्टन मान लो, ना कुछ आ रहा। अब तुमने इसकी वजह से तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब तुमने मान लो बाहर प्रेशर डाला 1 atm, और अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास वो, तो अब बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा कब अचीव होगा, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होगा, जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो तुम्हारा प्रेशर, मतलब देखो टेम्परेचर बढ़ाने में प्रेशर बढ़ता है, ये तो तुम अगर जानते हो, क्योंकि अगर वॉल्यूम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये जानते हो ना हरदम। तो T यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को मान लो तुम, तो अगर तुमने प्रेशर 1 atm रखा है, तो तुमको बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 पे मिल रहा है। तो अगर तुमने प्रेशर 5 atm कर दिया, तो ज़रा लगा के देखो यहाँ पे, देखो P इज समवॉट KT होता है, तो प्रेशर तुमने 1 रखा तो टेम्परेचर तुमको लगा 100, P तुमने 5 कर दिया तो टेम्परेचर लगा तुमको x, डिवाइड करो दोनों को, तो x बराबर 500 आया। यानी कि तुमको 500 के डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हीट करना पड़ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। और आई होप तुम्हें कैसे क्लियर हो गया होगा, समझे। अब तुम किसी तरह अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ा दो, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ेगा। मतलब रिवीजन फिर से कराता हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट घटा, टेम्परेचर बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट घटा, समझे। और अभी आगे हम लोग कुछ चीज़ समझेंगे कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट, मतलब जैसे कुछ तुमने टुकड़े ऐसे डाल दिए हैं जो उड़ेंगे नहीं पानी में,
जैसे वो तुम्हारा लिक्विड वेपर प्रेशर बना रहा है, मतलब तुम्हारे लिक्विड के ऊपर उसकी वेपर्स होंगी, लेकिन तुमने एक ऐसा सॉल्यूट डाल दिया है जो घुल तो गया है लेकिन वो उड़ेगा नहीं, मतलब उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी लिक्विड के ऊपर, मतलब वो वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे ये तुम्हारे पास डब्बा था, तुमने मान लो यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 के 10 वाटर के थे और 10 के 10 अगले साल, जैसे मान लो ये सब तैयार हुए उड़ने के लिए और ये सब अब उड़ने वाले हैं, तो ये 10 के 10 एक बार में उड़ जाएंगे भाई अगर एक रो उड़ रही। लेकिन अब मान लो अगली रो में मैं कुछ ये काले वाले ला देता हूँ, ये काले वाले नहीं उड़ेंगे, यही उड़ेंगे। तो पिछली बार तो 1 2 3 4 5 6 गए थे और अब की बार 3 ही बॉल्स वेपर प्रेशर लगाएंगे, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली घट गया ना। तो एक ऐसे सॉल्यूट के एडिशन करने से जो कि अपनी वेपर्स नहीं देगा, उस सॉल्यूट को हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं, और उस सॉल्यूट के एडिशन से वेपर प्रेशर घटता है। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और यहाँ से हम लोग मतलब एक बहुत ही अपने अच्छे मतलब पार्ट तक पहुँच चुके हैं चैप्टर के। अब चैप्टर के इस पार्ट पे हम लोग बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ों, अब हम चैप्टर का मतलब समझो स्टार्टिंग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अब हम लोग आएंगे मेन चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। अभी तक तो बेसिक बातें हो रही थी, जैसे मूवी दिखाने से पहले तुमको वंस के बारे में बता दिया गया है। अब असली कहानी चालू होगी। लिक्विड सोल्यूशन जो है, देखो पेपर में कैलकुलेटिव सवाल आता है इसका, अरे सॉरी, पेपर में इसका तुम्हारा जो होता है, जो सवाल आता है वो तुम्हारा कैलकुलेटिव रहेगा। लेकिन अगर तुम मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे और जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो भाई कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी, जिससे तुम्हारा मतलब नंबर तो मिल ही जाए भाई, जब कुछ ना आए तो, समझे। तो इस टाइप का रहता है ये। वैसे उतना तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसके क्वेश्चन में हो जाते हैं, इसके क्वेश्चन सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और वो तुमसे हो जाएगा। तो देखो अब इस चैप्टर में जो अगली चीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी होती है वो होती है हमारी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये बात ऐसे समझो कि राउल्ट जो एक आदमी था जिसने एक लॉ दिया था अपने ज़माने में, जैसे हेनरीज लॉ आएगा इसमें भी। तो अगर तुमने 11th पढ़ा हो ठीक से तो तुम्हें ये पता होगा कि एक तुम्हारे पास डाल्टन्स लॉ होता है। डाल्टन्स ने भी प्रेशर को एक रिलेट करके लॉ दिया था, लेकिन डाल्टन ने वो लॉ जो दिया था वो तुम्हारा गैस के लिए था, लेकिन राउल्ट ने जो लॉ दिया वो थोड़ा डिफरेंट था। राउल्ट ने बोला कि तुम्हारा जो प्रेशर होगा वो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन से समवॉट रिलेटेड होता है, राउल्ट ने ऐसा कह दिया। और प्रेशर सॉल्यूट, प्रेशर सॉल्वेंट, मतलब राउल्ट ने ऐसा कहा कि जितना मतलब राउल्ट ने मतलब पेशकश की अपनी कि मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा जो लिक्विड में टोटल वो होगा वो तुम्हारा कुछ वॉट मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। भाई फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए और देखा गया, पाया गया कि राउल्ट भाई साहब की बात तो सही थी। आइडियल लिक्विड्स जो हैं उनमें जो प्रेशर थे वो तुम्हारे 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंट मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, 1-2% नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो नॉन आइडियल होंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में भी तुम पढ़ोगे आगे। तो राउल्ट ने इस पे लॉ निकाला और वो बना राउल्ट लॉ। तो तुम लोग राउल्ट लॉ के ऊपर लिख सकते हो कुछ बातें, मैं जैसे समझाता हूँ तुम्हें। राउल्ट लॉ के ऊपर कुछ बातें ऐसे लिख लो, जैसे पहली बात जो तुम्हें पहली चीज़ लिखनी चाहिए, राउल्ट लॉ का फर्स्ट पॉइंट बनाओ राउल्ट्स लॉ। मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ स्पेलिंग देख लेना। अब राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट लॉ हमारा, राउल्ट लॉ इज अ लॉ यूज्ड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। समझे, फिर से लिखो, राउल्ट लॉ इज अ लॉ यूज्ड टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब राउल्ट ने क्या कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में तुम्हारा जो P होता है प्रेशर, P कुछ भी मान लो, P सॉल्वेंट, P सॉल्यूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X तुम्हारे उसके मोल फ्रैक्शन से। अब जब ये कांस्टेंट हटाया गया तो P इज इक्वल्स टू P नॉट X आया। अब पूछा गया P नॉट क्या होगा, देखो व्हेन X इज इक्वल्स टू 1 P इज इक्वल्स टू P नॉट, मतलब
जैसे मान लो पानी मिलाया, चीनी मिलाई, दही मिला दिया, उसमें दूध भी मिला दिया, तो सबका मान लो जैसे पानी, दूध, चीनी, दही सबका मिला दिया मैंने, साई की वैल्यू सबकी डिफरेंट डिफरेंट दे दी। तो पानी के लिए पी नॉट जानते हो क्या होगा? एक बर्तन लो, बर्तन में केवल पानी भर दो और उसका प्रेशर मेजर कर लो। मतलब जब बर्तन में खाली पानी भरा था तो कितना प्रेशर था, वही पी नॉट पानी हो जाएगा। दूध का पी नॉट मेजर करना, बर्तन लो, बर्तन में खाली दूध भर दो और प्रेशर उसका मेजर कर लो, उसके ऊपर कितना आ रहा, खाली दूध का प्रेशर, मतलब तब उसमें पानी वानी कुछ ना मिला हो, तो वही पी नॉट था हमारा, और यही राउल्ट ने कही थी। तो स्टेटमेंट लिख सकते हो राउल्ट का क्या था? राउल्ट का स्टेटमेंट था द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट ओवर अ सॉल्यूशन। देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट over a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। ठीक है, तो वही बात मैंने बताई है तुमको। अब तुम्हारा एक ग्राफ होता है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का, जो कि तुम्हारा कैसा होगा, देखो ये देख सकते हो, यहाँ से ही एक स्ट्रेट लाइन होगा y बराबर mx की, y बराबर mx की एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, ये तुम्हारी काफ़ी देर तक नहीं जुए। मोल फ्रैक्शन की एक लिमिट होती है, ये तुम्हारा 1 ही तक हो सकता है, ये साई। और वेपर प्रेशर की तुम्हारी एक लिमिट होती है किसी भी लिक्विड की, कि ये पी नॉट तक ही जा सकता है। तो ये तुम्हारा इस तरह ग्राफ आता है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1, पी नॉट, समझे? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। ये तुम बात याद कर सकते हो। अब बाइनरी लिक्विड, क्वाटरनरी लिक्विड या फिर इन्फिनाइट लिक्विड्स का कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है? देखो, तो तुमको जो पी टोटल किसी सोल्यूशन में होगा उसको तुम ऐसे लिखोगे, पी टोटल किसी सोल्यूशन का, जैसे मान लो कोई सोल्यूशन है, इसमें ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है और इन्फिनिटी ऐसे ही मिला है, तो तुम्हारा पी टोटल जो होगा वो होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, और पी नॉट मैंने बता ही दिया, पी नॉट इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए। ठीक है, तो इस तरह हम निकालते हैं वेपर प्रेशर, अगर तुमको पी टोटल को निकालने को बोले। तो यहाँ से हम लोग मतलब यहाँ तक राउल्ट लॉ पे समझ गए हैं। अब राउल्ट लॉ के बारे में, मतलब राउल्ट लॉ के काफ़ी सारे ग्राफ होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझाई जाती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने राउल्ट लॉ डिस्कस कर लिया है। अब बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन का कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखो एक ही में मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे मान लो दो सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो साई ए इज इक्वल्स टू 1, साई बी इज इक्वल्स टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे साई बी इज इक्वल्स टू 1 और साई 0 इज इक्वल्स टू 1। अब तुम इसको खुद प्लॉट कर सकते हो। ए के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? और मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि P ऑफ A इज़ ग्रेटर देन P ऑफ B, मतलब प्रेशर ऑफ A। तो यहाँ पे प्रेशर A, देखो मोल फ्रैक्शन 1 है का, तो यहाँ पे प्रेशर A, यानी कि यहाँ पे तुम्हें P नॉट A मिलना चाहिए, क्योंकि 1 पे ही मैक्सिमम प्रेशर मिलता है, देखो ये ग्राफ पे, और यहाँ पे 1, यहाँ पे इसका मैक्सिमम, तो यहाँ कुछ P नॉट B मिलेगा तुम्हें। तो ये तुम्हें कुछ ऐसी लाइन मिलेगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और जो ए का ग्राफ होगा वो तुम्हारा कुछ ऐसे घटेगा और बी का जो ग्राफ होगा वो तुम्हारा कुछ ऐसे चढ़ेगा, और ये दोनों की इंटरसेक्शन लाइन होगी। ये तुम्हारा सोल्यूशन का प्रेशर, ये तुम्हारे इंडिविजुअल प्रेशर को ये लाइन्स डिनोट कर रही हैं, है ना? तो यहाँ से तुम्हें समझ आ चुका होगा। और एक बात और समझ लो कि साई ए प्लस साई बी अगर केवल दो ही हैं, या फिर साई सी, साई डी, सब टोटल जोड़ दो 1 आएगा, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जोड़ दो 1 आता है। ठीक, अब यहाँ तक हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यहाँ तक आई हो मतलब तुम्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब मतलब हमारे पास काफ़ी, अब हमें कुछ कर्व वगैरह देखने रहेंगे, और मतलब ये भी देखना होगा कि कैसे हम रिलेट करते हैं अपने राउल्ट लॉ को डाल्टन्स लॉ से। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम राउल्ट लॉ को डाल्टन्स लॉ से कंपेयर करते हैं व
कुछ कंपोजिशन कर्व्स देखेंगे और कुछ सवाल करेंगे, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू।